Now today let's start with chapter number 3, the modern world. In this chapter we will study about the modern world. कैसे हमारा पहले modern world था वो कैसा था. The book dealing with ancient and medieval period have already been read by you. This books deal with the modern period of Indian history. और ये emphasis किस पे रखती है? ये emphasis रखती है आपके जितने भी पॉलिटिकल और मिलिट्री इवेंट्स हुए और लोगों की लाइफ के बारे में बताती है कि लोगों की लाइफ कैसे और जो डेवलपमेंट हुआ इंडियन सोसाइटी में, एजुकेशनल सिस्टम में और जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आई है और जो उनके इम्पैक्ट्स हैं आर्ट और लिटरेचर पे, आर्किटेक्चर पे, वो भी इस बुक से डील कर. Here the students should understand the history in not only accounts of some incident. ऐसा नहीं है कुछ इंसिडेंट्स ही बढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको हमारे को बहुत अदर इश्यूज भी दिखाई देते हैं. जैसे ये अभी डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है सारे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर और एक्टिविटीज एंड डेवलपमेंट जो हमारी हेल्प कर रहे हैं इन मेकिंग द हिस्ट्री. ये वो टाइम है, दिस वाज अ टाइम जब जो हिस्टोरियंस हैं वो किससे फैसिनेटेड थे? डेट्स. बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. पहले जो थे जो हिस्टोरियंस थे वो डेट से फैसिनेटेड, लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे चीजें चेंज हो गई हैं. ठीक है. द रीजन फॉर दिस चेंज, रीजन क्या था कि दैट हिस्ट्री नो लॉन्गर इज द रिकॉर्ड ऑफ राइज एंड फेल ऑफ किंग और डायनेस्टी. रीजन क्या था कि अब वो क्या था कि वो रीजन था ही नहीं कि देयर वाज अ कोई रिकॉर्ड होगा राइज और फेल ऑफ द किंग और डायनेस्टी, बट ऑल्सो एन अकाउंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक चेंज व्हिच डू नॉट हैव फिक्स्ड डेट. जो हमारे सोशल इकोनॉमिक चेंज हुआ है उनकी भी फिक्स डेट नहीं थी. Instead, they are the outcome of long process, which can be bound by particular time limit, particular date, और जो industrial revolution है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. A modern period, a time frame. Now, historian name different period on the different basis. जैसे अगर हम जेम्स मिल की बात करें जो स्कॉटिश इकोनॉमिक्स थे और पॉलिटिकल फिलोसफर थे, इन्होंने इंडिया हिस्ट्री को थ्री पीरियड्स में डिवाइड करा है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. और कुछ जो हमारे स्कॉलर्स थे उन्होंने एंशिएंट मेडिवल और किसमें कराए? एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न पीरियड में कराए. देयर अदर को कॉल्ड सिंप्लीफाइड दैट दिस डिवीजन चेंज हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियनिटी. फिर आई किसी ने क्या बताया कि हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी में डिवाइड कराए. एंड थ्री डिवीजन ऑफ द हिस्ट्री हैव देयर ऑन शॉर्ट, इनकी अपनी अपनी क्या थी शॉर्ट कमिंग. The word modern means period of history when you live it. मॉडर्न का मतलब क्या होता है? वो पीरियड ऑफ हिस्ट्री जिसमें आप अब रह रहे हैं. This word is used by the historian to describe those events and those styles of administration or architecture that had developed during the late 18th-19th century. जो अब आपके during 18th और 19th century या 20th century में जो भी आपको स्टाइल ऑफ आर्ट है, आर्किटेक्चर है, एडमिनिस्ट्रेशन है जो उसको बताता है, वो आपका मॉडर्न पीरियड है. ठीक है. आर मॉडर्न हिस्ट्री कवर्स मेनली फॉलोइंग. कुछ इवेंट्स और डेवलपमेंट्स मैं आपको बताऊंगी जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में है. जैसे पहला है आपका क्या हुआ था? एस्टैब्लिशमेंट हुआ था ऑफ द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. क्या हुआ था? पहला एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया. एवरी इकोनॉमिक एंड रेवेन्यू कॉजिंग ruin ऑफ ट्रेड एंड इंडियन हैंडीक्राफ्ट. स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ. रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसको आपने एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी रिगार्ड करा. फिर क्या हुआ? न्यू एजुकेशन सिस्टम आया, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आई. फैक्टर्स जो नेशनलिज्म को प्रमोट करे थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट और फ्रीडम स्ट्रगल. ये क्या थे? कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं. ये कुछ आपके इवेंट्स और डेवलपमेंट हैं जो आपके मॉडर्न पीरियड के टाइम पे हुई. नाउ जनवरी 26, 1950 पीपल ऑफ इंडिया प्रोक्लेम देमसेल्व्स एज रिपब्लिक. ये दिन था जिस दिन जो इंडिया के लोगों ने अपने आप को क्या माना? रिपब्लिक. ठीक है. एंड दैट इज जो है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यही डेट हमारी क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था? कमेंसमेंट हुआ था. देखो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है? पहली बात हमें क्यों जरूरत होती है? एक तो ये हार्मनी प्रमोट करता है अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, चाहे वो किसी भी रेस, कास्ट और लैंग्वेज. ठीक है. और जो फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या बिल्ड करा? उसने सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दैट प्रॉमिस टू द सिटीजन. इसने सिटीजन्स को जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी. नो कंट्री एंड एग्जिस्ट सॉल्यूशन. आर हिस्ट्री कुड नॉट एस्केप द इम्पैक्ट ऑफ इवेंट. देयरफॉर हम हिस्ट्री को इंडिया के विदाउट द ब्रीफ मेंशन जो भी चीजें यहाँ पे हुए हैं उसको जाने बिना हम नहीं पढ़ सकते. ठीक है. जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन हम देखते हैं
ये सेमी इवेंट थी जो उस टाइम पे हुई। द वर्ल्ड इन द 18th सेंचुरी, जो हमारा वर्ल्ड का मॉडल है ना वो किससे एसोसिएटेड था? इट वाज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ टर्स, जो कब आए थे 1453 में। इससे क्या हुआ था? लार्ज ज्योग्राफिकल डिस्कवरी हुई थी एंड इसने वे दिया किसको? रेनेसांस। ठीक है, नाउ ट्रांजिशन इन यूरोपियन सोसाइटी। 17th सेंचुरी में क्या हुआ? नए नए आइडियाज, फिलोसफी, इंस्टीट्यूशन ने स्टार्ट करे एंड दे गेनिंग पॉपुलरिटी। इनकी पॉपुलरिटी और लगी, बहुत सारे चेंजेस अकर हुए। ठीक है, जनरल आउटलुक, परसेप्शंस और वर्ल्ड व्यू ऑफ पीपल, और ये जो आइडियाज थे फिलोसफी और इंस्टीट्यूशन के, इन्होंने नया मीन्स एंड टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन करा एंड ग्रेजुअली रियलाइज दैट दीज डिस्टेंस लैंड कुड बी अप सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, और किसके लिए? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए। द मॉडर्न वर्ल्ड ओरिजिनली इज द पीरियड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री विच इनकम्पास डेवलपमेंट स्टार्टिंग विद कोलैप्स ऑफ मॉडर्न फ्यूडल सिस्टम से किसमें क्यूमुलेट होगा? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, इन वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने को मिलेंगे। वो इवेंट्स कौन कौन से? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1783 में हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी हुई। ये 2 वर्ल्ड वॉर। ये जो सारे इवेंट्स हुए, इससे क्या हुआ? जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था यूरोप में, वो क्लियरली किसको रिलेट करता था? ब्रिटिश रूल एट इंडिया, और एक मोस्ट प्रोमिनेंट एस्पेक्ट था मॉडर्न पीरियड का। And it would be worthwhile therefore touch upon the key features and effect of industrialization. ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे ही क्या हुआ? डिस्कवरी ऑफ सी रूट हुआ, उससे क्या हुआ? जो ट्रेड है वो ट्रेमेंडस उसका इंक्रीज हुआ और उसने गुड्स के डिमांड को बढ़ा दिया। ठीक है भाई, जब ट्रेड बढ़ेगा तो गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। सिंस द सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एट होम कुड नॉट फुलफिल द, और घर पे जो गुड्स बन रहे थे वो लोगों की डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इसने क्या करा? नया सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन को रिप्लेस करा, और उसे क्या कहा जाता है? फैक्ट्री सिस्टम। तो क्या स्टार्ट हुआ? फैक्ट्री सिस्टम, जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस करे जाते थे लार्ज नंबर में, और किसके हेल्प से? मशीन। और घर पे तो हम लोगों की हेल्प से ही क्या करते थे? गुड्स बनाते थे। लेकिन जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के हमने मशीन्स का यूज करा, और उसे क्या कहा जाता है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मशीन्स वर इंटेंड टू स्पेसिफाई ग्रोइंग डिमांड। देखो, मशीन्स ने क्या करा? जो ग्रोइंग डिमांड थी गुड्स की, उसको सेटिस्फाई करा। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्रीज आउटपुट, इसने आउटपुट को इंक्रीज करा और जो प्राइस को रिड्यूस करा। और ये पहला इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंग्लैंड। सबसे पहले इंग्लैंड में क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि यहाँ पे देखा होगा जो कंडीशन थी देयर वॉज फेवरेबल फॉर दिस डेवलपमेंट। कंडीशंस जो थी वहाँ पे वो कैसी थी? फेवरेबल। एंड लेटर ऑन गैदर्ड मोमेंटम एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। ठीक है, और भी अदर पार्ट्स में यूरोप के फैल गए और हमारे डिफरेंट वर्ल्ड में। फिर आपका आता है कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब आप क्या करते हो, कोई भी एक कंट्री क्या बन जाती है? पावरफुल बन जाती है। सब्जुगेशन ऑफ अ कंट्री बाय मोर पावरफुल कंट्री, इसमें आपके सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर चेंजेस आते हैं। एंड कॉलोनी बाय द कंट्री हैज रूल्ड, इट इज कॉल्ड इंपीरियलिस्ट कंट्री। ठीक है, कॉलोनी को अगर कोई कंट्री रूल कर रही है तो उसे क्या कहा जाता है? इंपीरियलिस्ट कंट्री। इसका फंडामेंटल गोल क्या है? ये एक्सप्लॉइट करता है इकोनॉमी ऑफ दिस कॉलोनी और ड्राइव करता है इसमें मैक्सिमम बेनिफिट, जितना इससे बेनिफिट निकाला जाए वो निकालता है। कॉलोनाइजेशन से क्या होता है? पॉवर्टी लीड होती है, ये प्रोस्पेरिटी लाता है इंपीरियलिस्ट कंट्री में, जहाँ पे डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या करती है? ग्रो करती है फॉर द रॉ मटेरियल, और जो रिसोर्सेज थे वो ड्रेन आउट हो जाओ। ठीक है, कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। 1600 में ग्रुप ऑफ इंग्लिश ट्रेडर ने एक फाउंड करी, एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी फाउंड करी थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और कहाँ? लंदन में। ठीक है, आप जो थॉमस रॉय थे, इनवॉय थे किंग जेम्स I के, जो मुगल एम्पायर जहांगीर से अपने राइट लिया था मर्चेंट्स का और ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? जो फुरुखसियार थे, जो लेटर क्या बने? मुगल रूलर बने, इन्होंने ट्रेडिंग राइट दे दी इंग्लिश मर्चेंट को, और किसके थ्रू? रॉयल फरमान के थ्रू। रॉयल फरमान दे दिया कि तुम अब जब तक चाहे तब तक क्या कर सकते हो? ट्रेड कर सकते। फिर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, इसने क्या करा? ईस्ट इंडिया बिकम डोमिनेंट पॉलिटिकल पावर इन द इंडियन सब्सटेंट। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट था वो किसका पार्ट बन गया? इट बिकम द पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी। द कंपनी केम टू एन इंडिया। देखो, जो इंडिया में कंपनी आई थी वो किसके लिए आई थी? बेसिकली वो आई थी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? वो मास्टर बन गई आपके इंडिया सब कॉन्टिनेंट की।
ठीक है। एंड इंडिया बिकम द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश रूल कंट्री टिल 1947। आप लेटर उसके बारे में पढ़े। अब हम देखते हैं इंडिया 18th सेंचुरी में कैसा। औरंगजेब जो लास्ट ग्रेट मुगल एम्पर थे, उनकी डेथ हुई 1707 में, जिससे क्या हुआ, उनकी डेथ के बाद क्या हो गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। ठीक है। इनकम्पेटेंट, वर्थलेस, करप्ट और वीक सक्सेसर। जो उनके सक्सेसर थे वो इनकम्पेटेंट थे, करप्ट थे और वीक थे, जिसकी वजह से जो उनका वास्ट एम्पायर था वो इंटैक्ट हो गया। ठीक है। एज अ रिजल्ट जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे दे स्टार्टेड डिक्लेयरिंग देयर इंडिपेंडेंस एंड मैनी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, प्रोविंशियल जो किंगडम्स थे वो एग्जिस्ट होना स्टार्ट। वीकनेस ऑफ मुगल एम्पायर, इससे क्या हुआ, करप्शन हुआ, फाइनेंशियल बैंकरप्सी हो गई एम्पायर की, और उन्होंने क्या करा, अपनी वीकनेस की वजह से वो एक्सपोज हो गए। फिर होता है इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। 1739 में नादिर शाह और 1706 में अहमद शाह अब्दाली आते हैं। उन्होंने क्या करा, और मुगल एम्पायर को वीकिंग कर दिया। ठीक है। और मुगल एम्पायर का वीक होने की वजह से क्या हुआ, आपका ब्रिटिश जो पावर थी वो स्टैब्लिश हो गई। विद टर्किश कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 ट्रेडिशनल रूल जो था वो किसके, ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। सोर्सेज ऑफ मॉडर्न पीरियड, क्या क्या सोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं, कोई ज्यादा सोर्सेज देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हम बात करें एंशिएंट और मेडिवल पीरियड की, ठीक है, उससे कम सोर्सेज देखने को मिलते हैं। हम एबेंडेंस ऑफ सोर्स ऑफ मटेरियल जो हम स्टडी करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, एक रीजन क्या है कि ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश ने क्या बिलीव करा, जो एक्ट ऑफ राइटिंग है वो क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे इंस्ट्रक्शन, सारे प्लान, सारे पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, उनको आपको क्लियरली रिटर्न करना है। ठीक है। फॉर 2 रीजन। पहला रीजन क्या था, थिंग्स वुड बी प्रॉपरली स्टडी। भाई अगर आप लिखोगे वो तो चीजें अच्छे से पढ़ी जाएंगी। ठीक है। और डिबेटेड। एंड सेकेंडली लीव नो स्कोप ऑफ एम्बिगुअस और कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अब हम कुछ सोर्सेज की बात करते हैं। जो मेन सोर्सेज है जिनको हम पढ़ते हैं उनको 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड करा है, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज में आपके आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आते हैं, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं और कुछ सर्वे और सेंसस आते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज को देखते हैं, इसमें हमारे मॉन्यूमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। जैसे आपका इंडिया गेट, ताजमहल, पार्लियामेंट हाउस, ये क्या है आपके आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। फिर हम बात करेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है। जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स होती है, ऑर्डर होते हैं और ऑफिशियल्स के करस्पॉन्डेंस होते हैं, ये क्या थे, इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आते हैं। ये हमें इंपॉर्टेंट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देते हैं और ये क्या रहता है, हमारी आर्चिव्स और लाइब्रेरी को इन्होंने क्या करके रखा है, प्रिजर्व करते हैं। ठीक है। अब सर्वे और सेंसस की बात करते हैं। ब्रिटिश ने बहुत सारे सर्वे और सेंसस कंडक्ट करवाए थे। इसमें उन्होंने लैंड रेवेन्यू को फिक्स करा था, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी थी, और सेंसस को स्टार्ट करा गया था एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, और अंडरटेकन हर 10 साल बाद ये होता है सेंसस, और ये हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड। नाउ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, धीरे धीरे क्या हुआ, दे आर प्रिंटेड इन डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है। और ये हमें इंफॉर्मेशन बताते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू अ पर्टिकुलर पीरियड। और जो पैम्पलेट्स होते हैं ये पॉपुलर फीलिंग को बताते हैं, और लेटर बताते हैं हमें कि जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की वो क्या है। अब हम बात करेंगे कुछ सेकेंडरी सोर्सेज की। तो अब हम मेंशन अदर सोर्सेज नो डाउट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और ये हमें एम्पल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, बट वी शुड फॉरगेट देम। अगर हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करें, ठीक है, ये रिटर्न होने चाहिए, कंपाइल्ड होने चाहिए बाय दोज हु वर इन पावर। व्हाटएवर इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑफिशियल्स, जो भी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं ऑफिशियल्स की थिंकिंग और व्यू पॉइंट होते हैं। ठीक है। दे आर अवेलेबल इन अ फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, रिव्यूज, बुक्स, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, और ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देते हैं फेमस पर्सनालिटीज के बारे में और उनकी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी एंड पॉलिसीज के बारे में। ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।